गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक आरोह काव्य भाग की कविता बादल राग को पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आइए पहले कवि के बारे में जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 को बंगाल राज्य के महिसादल नामक रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता रामसाई त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव के निवासी थे। जब निराला 3 वर्ष के थे तब इनकी माता जी का देहांत हो गया था और इसके कारण इनकी जो स्कूली शिक्षा है वो अधिक नहीं हो सकी, परंतु स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और पिता की मृत्यु के बाद रियासत की पुलिस में भर्ती हो गए और मात्र 14 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था और इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। इनकी एक पुत्री थी और एक पुत्र था। 1918 में पत्नी के देहांत का इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और आर्थिक संकटों से जूझते हुए, जीवन के संघर्षों से जूझते हुए इनको जो यथार्थ की अनुभूतियाँ हुई, उन्होंने इनके जीवन की दिशा ही मोड़ दी। ये रामकृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम बेलूर मठ चले गए। वहाँ इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया तथा आश्रम में एक पत्र का संपादन किया जिसको समन्वय के नाम से जाना गया। सन 1935 में इनकी पुत्री सरोज का भी निधन हो गया और इसके बाद ये टूट गए और इनका जो शरीर था वो बीमारियों से ग्रस्त हो गया तनाव के कारण। और 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इस महान साहित्यकार ने प्रयाग में सदा के लिए आंखें मूंद ली। इनकी अनेक साहित्यिक रचनाएं देखने को मिलती है। निराला जी प्रतिभा संपन्न व प्रखर साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में रचनाएं की, अपनी लेखनी चलाई। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें काव्य संग्रह, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकरमुट्टा, अणिमा, नई पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना आदि हैं। और उपन्यास भी इनके द्वारा लिखे गए अलका, अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे, बहुत से कहानी संग्रह भी हैं, निबंध हैं, नाटक हैं, अनुवाद हैं, रेखा चित्र है और इन्होंने समन्वय पत्र और मतवाला पत्रिका का भी संपादन किया है। और आइए जो कविता है बादल राग, उसका जो प्रतिपाद्य है एवं उसका जो संक्षिप्त सार है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो बादल राग कविता अनामिका काव्य से ली गई है। निराला जी को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है और बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत हैं तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव के अग्रदूत हैं। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग की हितैषी हैं, ऐसा उनका अनुभव है, ऐसी उनकी मान्यता है। जिन्हें देखकर पूंजीगत वर्ग को भय का सामना करना पड़ता है, वो भयभीत होते हैं और बादलों की क्रांति का लाभ तभी कुछ लोगों को मिलता है, अर्थात शोषित, दलित और वंचित वर्ग को मिलता है। इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिलाकर बुलाते हैं। जब वो हवा के द्वारा हिलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बादलों को वो हाथ हिलाकर के बुला रहे हों। वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता है जिससे आर्थिक विषमता मिटे। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो आर्थिक विषमता है वो देश की उन्नति में बाधक है और ये वास्तविकता है कि हमारे देश में जो पूंजी है उसका वितरण एक समान नहीं है, उसका असमान वितरण है। ये बात आप कई बार पढ़ते होंगे और आपको मालूम भी होगा। तो इसी का अनुभव करते हुए कभी भी मानते हैं कि जो आर्थिक विषमता है वो जो पूंजीगत वर्ग है उसकी देन है,
जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो लोग गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, जिसके लिए क्रांति की आवश्यकता कवि को महसूस होती है और यही कविता का प्रतिपाद्य भी है। तो कवि बादलों को देखकर कल्पना करता है कि बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए क्षणिक सुखों पर दुख की छाया है, जो संसार या धरती की जलती हुई छाती पर मानो छाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो ये जिक्र किया गया है वो संभवतया ग्रीष्मकालीन समय का है, जब धरती पर बहुत ज़्यादा सूर्य का ताप पड़ता है और धरती अधिक ताप के कारण फटने लग जाती है। छोटे छोटे जो पौधे हैं, जमीन के अंदर जो बीज बोए हैं, वो इसी आकांक्षा में, इसी आशा में रहते हैं कि कब वर्षा होगी और कब वो जमीन से बाहर निकलेंगे। तो इसी का वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। और पुनः कवि कहते हैं कि जब वर्षा होती है तो छोटे से तालाब में उगने वाले कमल सदैव खिलते हैं और जो कीचड़ पर कहर बरसाते हैं, बुराई रूपी कीचड़ की सफाई के लिए बादल प्रलयकारी होते हैं और वहाँ पर खिलने वाले कमल सदैव निर्मल होते हैं, पानी को स्वच्छ और निर्मल बनाते हैं। आम व्यक्ति पर हर स्थिति में प्रसन्न व सुखी रहते हैं। अमीर अत्यधिक संपत्ति इकट्ठी करके भी असंतुष्ट रहते हैं और अपनी जो आशंकाएं हैं, अनिष्ट की आशंकाएं हैं, उससे भयभीत रहते हैं, क्योंकि वो गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, दलितों का शोषण करके अमीर बने हैं, ऐसी कवि की मान्यता है। और ऐसे अनेक अन्य कवियों की भी मान्यता है और ये कुछ हद तक सत्य भी है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि कमजोर शरीर वाले कृषक बादलों को अधीर होकर बुलाते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण किया है, वे सिर्फ जिंदा हैं। बादल ही क्रांति करके शोषण को समाप्त कर सकते हैं, ऐसी कवि की मान्यता है। तो आइए पद्यांश को पढ़ लेते हैं। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से, सदग सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। अब इसका भावार्थ भी समझ लेते हैं। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। ये उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है, यानी चलायमान है। कभी सुख आता है तो कभी सुख जाता है, यानी कि जो सुख है वो अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती हैं। कवि कहते हैं, हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशाओं में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं, देख रहे हैं, अर्थात शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट रही हैं। यहाँ पर धरती के अंदर जो अंकुर किसानों के द्वारा जो बीज बोए गए हैं, उनमें जो अंकुर आए हुए हैं और अभी वो अत्यधिक गर्मी के कारण जमीन के नीचे ही दबे पड़े हैं, तो उनकी भी इच्छा है कि कब वर्षा होगी और कब हम जमीन से बाहर निकलेंगे और इस पृथ्वी को देखेंगे और अपना जो सपना है वो साकार करेंगे। यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और यहाँ पर काव्यगत विशेषता के रूप में कुछ बातें बताई गई हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ विशेष में कि बादलों को क्रांतिदूत के रूप में चित्रित किया गया है। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव है।
तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कवि के द्वारा। और काव्य की रचना मुक्त छंद में है। समीर सागर दुख की छाया आदि में रूपक अलंकार है। सजग सुक्त में अनुप्रास अलंकार है। और काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कई पद्यों में कवि के द्वारा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, यानी प्रकृति के जो अवयव हैं उनको मानव के रूप में चित्रित किया गया है कविता के द्वारा, शब्दों के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण पद्य में वीर रस का भी प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। तो आइए दूसरे पद्यांश को भी पढ़ लेते हैं। तो दूसरा पद्यांश है, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनिपात से सापित उन्नत सतसत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार, हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो इसका अर्थ भी जान लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, विप्लव के वीर जो कहा गया है, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलधार या मूसलाधार बारिश करते हो। नॉन स्टॉप बारिश जो होती है उसको मूसलाधार बारिश कहते हैं। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बिजली कड़कती है तो कई सारे लोग डर जाते हैं। और कवि का ऐसा मानना है कि इस प्रकार की जो आवाज़ है, इससे जो अमीर लोग हैं वो आतंकित होते हैं, वो भय से आकुल होते हैं, अनिष्ट की आशंका उनको सताती है, लेकिन किसान उससे प्रसन्न होते हैं। तो बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं, जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं, वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं और वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं, अर्थात बादलों को बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं, ऐसी कवि की मान्यता है। तो यहाँ पर भी काव्यगत विशेषता को विशेष के रूप में रेखांकित किया गया है, बताया गया है। मैंने उसको नीचे लिखा हुआ है, लिपिबद्ध किया हुआ है। तो इस कवि ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है, पहली बात। कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है, प्रतीकात्मकता का समावेश किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मैंने पहले भी आपको बताया था पहले पद्यांश में। बार बार सुन सुन हिल हिल सत सत खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और अर्थ जो है वो एक ही होता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और हाथ हिलाने में अनुप्रास अलंकार है, हाथ में हा और हिलाने में भी हा का प्रयोग किया गया है, तो दो वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और भी अन्य इसमें अलंकार देखने को मिलेंगे आपको। हृदय थामना, हाथ हिलाना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। वीर रस का प्रयोग किया गया है और ये जो छंद है यह भी मुक्तक छंद है। और इसके बाद आज हम केवल इन्हीं दो पद्यांशों को पढ़ेंगे और आगे के दूसरे भाग में अन्य पद्यांशों को हम पढ़ेंगे। तो अभी आपने जो ये दो पद्यांश पढ़े हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप गृह कार्य भी समझ सकते हैं और ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके लाना है। जब कभी भी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा तो वहाँ पर आपको ये प्रश्नोत्तर हल करके दिखाने हैं, उनका अवलोकन कराना है। तो मात्र 3 प्रश्न छोटे छोटे इसमें मैं दे रहा हूँ।
पहला प्रश्न है कि संसार के भयभीत होने का क्या कारण है, जो पद्यांश में कवि के द्वारा बताया गया है कि संसार भयभीत क्यों होता है। दूसरा, क्रांति की गर्जना से किसको लाभ होता है, यानी बादलों की जो गर्जना होती है उसको कवि ने क्रांति की गर्जना से संबोधित किया है और बताया है कि किसको इसका लाभ मिलता है। और तीसरा प्रश्न है, गगनस्पर्शी स्पर्धाधीर कौन कौन है। तो प्यारे बच्चों, केवल ये 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम्हें लिखना है, और यदि कर सकते हैं तो अर्थ ग्रहण संबंधी कुछ और प्रश्न भी इसमें से छांट करके आप लोग लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, और केवल ये जो 3 प्रश्न हैं, इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को लिख करके लाना है। शेष जो दूसरा पद्यांश जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें उसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो करने होंगे। और आज की इस कक्षा में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो पढ़ाया गया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और मेरा जो नंबर है आप लोगों के पास होगा, तो यदि कोई कठिनाई होती है, कहीं पर अर्थ समझने में दिक्कत होती है, कुछ शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही पढ़ेंगे, और पुनः हम आगे के जो पद्यांश है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।